नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक और राष्ट्रीय रोजगार संघ से संरक्षक भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, लगातार संघर्ष चाहे युवा साथी हो उनके लिए, चाहे संविदा कर्मी हो उनके लिए, या चिकित्सा विभाग की भर्तियां हो, चाहे कोई भी साथी लोग हो, जो भी हमसे कोई डिमांड लेटर देता है उसके लिए संघर्ष जो है लगातार हम लोग जारी कर रखा है हम सभी ने, और जो यूनाइट होकर हम लोग काम कर रहे हैं उसका नतीजा आपके सामने है। साथियों, जिस तरह से आप सभी को पता है, बड़े स्तर पे आंदोलन हमने पहले किए थे। आज से 1.5 महीने पहले युवा सत्याग्रह आंदोलन हुआ, लेकिन हम नॉन पॉलिटिकल आंदोलन करते हैं, नॉन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करते हैं, और उसी का नतीजा आप सभी के सामने, उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। केवल फिक्स डिमांड्स को लेके हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ अन्य सूचनाएं भी रहती हैं, उनको भी आपसे शेयर करना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले तो आप सबसे मैं एक इतना ही बात कहना चाहूंगा कि साथियों, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हर एक साथी तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि शेयर में मेरे हिसाब से ज्यादा जोर नहीं आता, सिर्फ एक बटन ही क्लिक करना पड़ता है और हर एक व्यक्ति तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ी बात होती है साथियों। आपको पता है, हमने युवा सत्याग्रह आंदोलन किया, उससे पहले जो विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत एक चिकित्सा विभाग की सारी विज्ञप्तियां थी, उनको जारी कराने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया। चिकित्सा विभाग की जो विज्ञप्ति जारी करो अभियान था उसको चलाया हमने। उसमें पहले विधायकों तक हमने कम से कम 45 से 46 विधायकों से पत्र लिखवाए सभी विज्ञप्तियां जारी करने के लिए। सबके साथ आपने उस टाइम फोटो भी देखी, बड़े बड़े ज्ञापन हम लोगों ने सौंपे थे, और साथ में नियम संशोधन अभियान चलाया। उसके साथ ही जो है पद वृद्धि अभियान चलाया, साथ में जो है संविदा कर्मियों नियमितीकरण का अभियान चलाया, और सबसे बड़ा अभियान जो था सीएचओ के नियमितीकरण का अभियान, वो हमारा सबसे पहला टारगेट था। स्टार्टिंग में हमने उसी को आधार बनाया था, और साथ में सभी जो बाकी सब जो है 5 अभियान हमने इसके साथ मर्ज किए और एक बड़े आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर हुए। उसका नतीजा आप सभी के सामने है। प्रत्येक पंचायत स्तर पे अपन सभी की टीमें हैं और मजबूत संगठन आज की तारीख में पूरे राजस्थान में नहीं, अभी तो पूरे भारत में अपन लोगों का है, और उसका नतीजा है कि सरकार हमारी सुनवाई भी करती है। बड़े स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार क्या है, अब कई लोग फूफा ज्यादा करते हैं, बाकी काम तो कुछ करना नहीं रहता, पॉलिटिक्स ज्यादा रहती है। बेरोजगारों के साथ तो खास करके पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, और मैं नहीं मानता कि भारत का जो युवा है वो बेरोजगार है, क्योंकि मेरे भारत का मेरा युवा जो इतना मजबूत है, जो कुछ भी करके अपना घर खर्चा चलाने में और हर तरीके से सक्षम मैं मानता हूं। बेरोजगार वर्ड में उनके लिए बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है। हर एक युवा भारत का जिसका लोहा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मानते हैं, पूरा विश्व मानता है और पूरे विश्व के सारे देश मानते हैं। साथियों, आप सबसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो चीजें हैं वो सभी तक पहुंच सके। पहले मैं जानबूझ के कि भी मेडिकल विभाग की जो भर्तियां हैं और मेडिकल विभाग के जो सीएचओ के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों से क्या रेगुलर अभी लाइव रहूंगा। तो उससे पहले मैं जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं 2-3 मिनट में सुपरफिशियली आपको, क्योंकि आप रेगुलर जो रीट वाले साथी है वो भी फोन कॉल्स करते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक वाले साथी भी और वीडियो वाले साथी भी, एमपीएसआई भर्ती वाले भी, सभी साथी लोग जो है फोन कॉल्स करते रहते हैं। तो वो भी कहते हैं हमारे मुद्दे को भी आप लाइव प्रोग्राम में अपने में रखिएगा। तो आज जो लाइव युवा चौपाल है उसमें जो है अपन ने नेक्स्ट पार्ट अभी शुरू किया है। तो मैं बता दूं, उसमें सबसे पहले रीट वाले साथियों को बता देता हूं, उनको सभी को फ्री कर देता हूं, ताकि चिकित्सा विभाग के मुद्दों पे लाइव चर्चा हमारी लगातार बनी रहे और हर एक युवा साथी तक पूरी बातों को हम पहुंचाना हमारा धर्म भी है। और रेगुलर जब संघर्ष कर रहे हैं तो हर चीज को आप सभी के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि हमारा धर्म एक ही है, युवा। और युवा एवं देश के लिए लगातार डेवलपमेंट के हिसाब से और हर तरीके से प्रोग्रेसिव हिसाब से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, नंबर 1 मैं बता दूं रीट के लिए सबसे पहले कि रीट वाले साथी ज्यादा लंबा वीडियो देख पाए नहीं दे पाए, शुरुआत में ही मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं। रीट में पद वृद्धि के लिए फाइल चली थी, उसको चले हुए भी काफी समय हो गया है साथियों। आप सभी को पता है, अपन ने सीएमओ तक भी ये मामला गया, हमने उस युवा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भी इन साथियों की जो है मांग उसमें रखी थी। साथियों, इसमें पद वृद्धि की जो बातें शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए वित्तीय स्वीकृति, कुछ लोग कह रहे हैं इतने पदों की मिल गई, कुछ कह रहे हैं उतने की, 500, 700, 1000, 1500, 2000, इनसे कोई काम नहीं चलने वाला। जो बात उस वक्त जब अपन ने रीट के खिलाफ आंदोलन किया था, और केवल जो रीट का उस टाइम आंदोलन हुआ था उसमें चाहे ऊपर से किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन
रियलिटी जो है धरातल पे जो काम किया गया था, रीट में जो पिटीशन दायर करके जो एसओजी में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो पैरामेडिकल जो भर्ती की जो गैंग थी वो इससे इन्वॉल्व मिली थी, और उसके बाद ही रीट का पूरा मामला खुला था, सभी को पता है। और हम उसमें जो एफआईआर थी पैरामेडिकल भर्ती वाली, वो एफआईआर मैंने करवाई थी, वो भी एसओजी में मुकदमा जो दर्ज हुआ था, वो कोर्ट में मैंने तीसरी सुनवाई में हमें परमिशन मिली थी एफआईआर दर्ज कराने की, उसके बाद ही वो रीट का मामला हुआ क्लियर। और उसके बाद जो है पद वृद्धि की मांग उसके बाद रद्द होने के बाद हुई, और वो रेगुलर पद वृद्धि भी हुई। हमने सबसे पहले मैंने ही 62,000 पदों की डाली थी आप लोगों तक, और सारी चीजें वही बात निकली, 62,000 के करीब पद करने की बात हुई और सारी चीजें थी। लेकिन वो बात छोड़िए आप, फिलहाल जो पद वृद्धि की बात है, 4500 पद बढ़ाने की बात है। मैं तो ये कहता हूं 4500 क्यों, 93,000 जब सीटें खाली है विद्या संबल योजना के तहत आप लोग कर रहे, तो उसमें से कुछ पद तो रीट के हिसाब से भी, जो उसके लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के हिसाब से भी काफी पद आपके पास है सरकार के पास, तो क्यों नहीं सरकार उन पे निकालेगी। साथ में अंग्रेजी माध्यम की जो संविदा कर्मियों के पद, जो संविदा टीचर्स के लेना चाह रहे हैं, तो वो भी हम चाहते हैं कि स्थायी पदों पे भर्ती हो, इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। साथियों, आप सभी साथ देंगे तो 100% हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे मुहिम को। एक बार के लिए संविदा की भर्तियां सरकार ने रोक दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ही सूचित कर देता हूं, विद्या संबल योजना और जो अंग्रेजी माध्यम की जो जितनी भी स्कूल्स है उनमें जो टीचर्स की भर्ती है, उसकी अब 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो अभी वापस से स्टार्ट होगा मामला भर्ती का। क्यों? क्योंकि गुजरात और हिमाचल में ये लोग बोलने लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि संविदा पे भर्तियों का ये कह रहे हैं वहां जगह जगह पे कि हम संविदा के खिलाफ हैं और संविदा पे भर्तियां हम नहीं करेंगे, ये ज्यादा कि इन्होंने गुजरात में कह दिया। और फिर हुआ ये कि भाई उसी दौरान इन्होंने 1.25 लाख लोगों की संविदा पे भर्तियां स्टार्ट कर रखी थी, तो ये जवाब देने लायक नहीं बचे थे। तो एक बार कोई भी बहाने से इनको रोकनी थी सारी की सारी भर्तियों का सिस्टम, और साथ में इन्होंने आरक्षण भी उसमें नहीं रखा था, तो जिसकी वजह से इश्यूज कुछ क्रिएट हुए थे। लेकिन आरक्षण वाला प्रोसेस तो 2 दिन का था इन लोगों के लिए। लेकिन अब मैं बता दूं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब ये आप लोगों के लिए 100% 10 से 15 दिन में शायद ये विद्या संबल योजना वाली एरिया भी निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो रीट के पद है वो 1520, 2000 नहीं चाहिए, पूरे 4500 लेस किए आपने, पूरे 4500 से भी ऊपर पद चाहिए, क्योंकि रिक्त पड़े हैं तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे आप लोग। तो जल्द से जल्द सरकार इन पे संज्ञान ले। कई बार बीडी कल्ला जी से भी मिली है, सीएमओ में भी उस चीज को रखा है, तो वो 100% जल्द समाधान करे सरकार। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक वाले साथियों के लिए पिछले सप्ताह हमारा प्रदर्शन था, जिस टाइम वीडियो वाले साथी भी मौजूद थे, और प्रदर्शन करते ही दूसरे दिन रिजल्ट भी जारी हो गया था वीडियो का। आप सभी को अंतिम चयन सूची और परिणाम जारी हो गया था, अंतिम परिणाम। तो साथियों, उसके साथ प्रोविजनल सूची भी जारी हुई थी, लेकिन जल्द ही उन सभी साथियों को भी ज्वाइनिंग दिलवाने का काम हम करेंगे, वीडियो वाले साथियों को, क्योंकि जो है मंत्री सारे के सारे अभी ड्यूटी दे रहे हैं राहुल गांधी जी के यहाँ, जो इनकी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। पहले बात तो मैं इस यात्रा पे एक छोटा सा ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहूंगा कि इस यात्रा के खिलाफ एक पीएल भी दायर होनी चाहिए, क्योंकि जो है हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो वर्ड यूज किया गया भारत जोड़ो यात्रा, ये वर्ड गलत लगा हमें, क्योंकि भारत टूटा हुआ नहीं है, कहीं से भी नहीं टूटा हुआ है। ये वर्ड इस तरह से नहीं, भाई ठीक है आप पार्टी का अभियान चलाएं, जनता जोड़ो यात्रा या किसी भी तरह का आप डायलॉग यूज कर सकते हैं, बट मेरे को ये डायलॉग सही नहीं लगा। पर चलो छोड़ो, अपन ये राजनीतिक बातें इनसे दूर रहना ही अच्छा है। तो साथियों, मैं इसके बाद बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक का भी परिणाम उसी वक्त साहब ने, जब हरिप्रसाद जी से जब हम प्रदर्शन के बाद मिलने गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 18 से 20 लास्ट करेंगे, इस महीने की 18 से 20 तारीख तक हर हाल में जो है परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया था। और साथियों, पिछली बार भी मैंने जब बताया था, लगभग उसी वक्त परिणाम जारी हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक का, आप सभी को पता है, 2:30 बजे की मीटिंग बताई थी और उसी हिसाब से ही परिणाम जारी हुए थे। तो साथियों, इसके बाद हम आ जाते हैं मुख्य रूप से जो चिकित्सा विभाग की भर्तियों के ऊपर, और एमबीएसआई भर्ती के लिए मैंने लिख के डाल दिया था। एमबीएसआई वाले भर्तियों की कमेटी गठित हो चुकी है, और जो मंत्री जी है उनके आते ही खुद स्वयं जाके जो है के स्वामी जी हैं, जो वो जाके यूं कह रहे हैं कि मैं खुद जाके साइन पे अप्रूवल करवा लाऊंगा जो कमेटी बनी है उसके लिए। और जैसे ही मंत्री जी जयपुर आ जाएंगे, जल्दी उस फाइल अप्रूवल हो जाएगी, और 4 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई है उस केस के समाधान, इस केस का समाधान भी करने का उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 तारीख को हर हाल में हम इसका समाधान करते हुए और उसके बाद जल्द से जल्द तुरंत परिणाम जारी करेंगे इसके लिए, और उससे पहले लाइसेंस वगैरह चेक करवा लेंगे। अब साथियों, आ जाइए चिकित्सा विभाग के मुख्य मुद्दों पर, क्योंकि साथियों जो अदर मुद्दे थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। टेक्निकल हेल्पर की भी मैंने बता दी थी ट्वीट करके आपको सभी को। अब मैं साथियों चिकित्सा विभाग की विज्ञप्ति जारी करो अभियान जो हमने चलाया था, उसके लिए
सबसे पहले बता दूं साथियों, जो सबसे बड़ा इतिहास में शायद सबसे बड़ा काम हुआ होगा कि 1.5 महीने में 10 विज्ञप्तियां जारी हुई। 2 महीने में साथियों, 2 महीने के अंदर 10 विज्ञप्तियां जारी हुई है साथियों। जो कि हमने आंदोलन चलाया था 2 अक्टूबर को युवा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, साइकिल यात्रा हम लेकर गए थे, 7 दिन की यात्रा रही। और उस यात्रा के पश्चात हमारी जो राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व था, जो खड़गे जी से मिलवाया गया, साथ में मुकुल वासनिक जी और तारिक अनवर जी, ये बाहर आए हमें, जब हम धरने पे कांग्रेस कार्यालय के सामने बैठे थे, इन्होंने हमें मिलवाया। भाई वेणुगोपाल जी तीनों ने ले जाके, और पहले तो खड़गे जी से मिलवाया, खड़गे जी से बात हुई तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, जब वो दिल्ली आए तो उस दौरान उन्होंने बैठ के पूरी बात कराई। मुख्यमंत्री ने उसके बाद हमारे सीएमओ में बैठ के करवाई, साथ में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक सीएस मैडम ने ली, और उसमें हम लोग मौजूद रहे साथियों। और उसका फल आप सभी के सामने है। शायद राजस्थान में एक भी विभाग ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर पहली बार ऐसा है कि चिकित्सा विभाग की एक साथ में 10 विज्ञप्तियां जारी हुई हो, जिसमें 7 तो रेगुलर जारी हुई है साथियों। जिस दिन हम लोग वहां से चले थे, जंतर मंतर पे हम लोग बैठ गए थे जाके, पहले उसके सामने बैठे थे कांग्रेस कार्यालय के सामने, और उसके 2 दिन बाद हम जंतर मंतर पे बैठे थे। और उसी दौरान इन्होंने मीटिंग की मुख्यमंत्री ने, और मीटिंग के 2 दिन बाद इन्होंने आश्वासन दिया था, वीसी साहब से भी बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, और तुरंत प्रभाव से यूं कहा कि भी आपकी 1 या 2 विज्ञप्तियां तो अभी जारी कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से जाइए जयपुर और आराम कीजिए, क्योंकि हम सारी विज्ञप्तियां जारी करने के आपको आश्वासन देते हैं। तो हमने कहा 1 या 2 विज्ञप्तियां तो कम से कम जारी कीजिए, तभी हम यहां से मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मांग पत्र था, आप देख लीजिए, उस मांग पत्र में लाइन वाइज जो भर्तियां थी, वही भर्तियों का समाधान किया सरकार ने। लेकिन हमारी मुख्य मांग एक लिखित परीक्षा से सभी भर्तियों को कराने की भी थी। वो नियम संशोधन अभियान के तहत हमने वो मांग रख रखी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण का भी इशू था। लेकिन वो ओबीसी आरक्षण का इशू नहीं है साथियों। कई साथी कहते हैं ओबीसी आरक्षण का इशू यानी कि जो है विसंगति है ओबीसी आरक्षण, ये सभी की विसंगति है। इसको ओबीसी आरक्षण की विसंगति इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कई लोगों को इसमें लीडरशिप करनी थी, नेतागिरी चमकानी थी, कि कोई ओबीसी के नेता बनना चाह रहे थे। लेकिन सीधी बात यह है कि मैं धन्यवाद दूंगा कि ओबीसी का ही क्यों नहीं हो, सभी को, जो भूतपूर्व सैनिक जो भाई लोग थे, उनका कोटा जो है सभी कैटेगरीज में मर्ज किया गया था, सब में इक्वलेंट। और उसकी वजह से क्या है, ओबीसी के ज्यादा प्रभावित हो रहे थे बस युवा। क्यों? क्योंकि ओबीसी में सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन है और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी सीटें ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा था फ्रेशर्स के लिए। तो इसलिए इन्होंने ओबीसी का नाम दिया। बाकी सच्चाई ये है कि सभी के लिए वो आरक्षण विसंगति थी, ना कि ओबीसी आरक्षण विसंगति। जानबूझ के ये एक इशू बनाया गया। लेकिन चलो ठीक है, हमने भी उस हिसाब से इसको ट्रेंड में चलाया। लेकिन ये चीज गलत थी, सभी के लिए गलत था। और भूतपूर्व सैनिक भाई थे, उनको उतना ही मिल रहा था, तो वो चीज गलत हो रही थी। तो आप चिंता ना करें, किसी भूतपूर्व सैनिक भाई को भी इसमें नुकसान नहीं हुआ है, सभी को इसमें बस ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि 3-4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है राजस्थान में, और भर्तियां नहीं होने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि पुरानी भर्तियां थी जो एक साथ में 4 साल में चिकित्सा विभाग के अलावा किसी भी भर्ती में अब तक रीट लेवल सेकंड रीट भी अभी तक पेंडिंग ही पड़ी है। वैसे देखा जाए तो रीट लेवल फर्स्ट है जिसमें ज्वाइनिंग मिली होगी। पटवारी भर्ती है जिसमें हम लोगों ने इंटरफेयर किया। पटवारी भर्ती को मुख्य रूप से मैं नहीं संभाला था, जयन भर्ती को भी पिछली को हम नहीं संभाला था। साथियों उसके अलावा आप बता दीजिए ज्वाइनिंग अगर किसी में हुई हो तो। साथियों कोई भी भर्तियां पूरी नहीं हुई चिकित्सा विभाग के अलावा। और चिकित्सा विभाग की जो पहले 7 भर्तियां एक तरीके से कंप्लीट हम करवा चुके हैं, जिसमें एमओ, सीएचओ, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला सहायक भी एंडिंग पे ही है लगभग। तो इस तरह से जो कुछ भर्तियां थी जो हमने पूरी करवाई है। बाकी साथियों राजस्थान में अभी तक अपनी भर्तियों के अलावा शायद गिनी चुनी भर्तियां होंगी जो पूरी हुई होंगी। बाकी श्रेय लेने को तो बहुत लोग आ जाते हैं। लोगों की क्या, बेरोजगार नेताओं की तो मीटिंग ही मेडिकल विभाग की तब होती है जब अपन सारे काम करवा लेते हैं। तो अब श्रेय लेने की जब बारी आती है ना, तब वो लोग क्या है ये डाल देते हैं कि अब चिकित्सा विभाग के भर्तियों को लेकर मीटिंग, ये चीजें जरूर डालेंगे हमारी मीटिंग। अरे भैया काहे की तुम पृथ्वी जी से फोटो खिंचवा के आ रहे हो, हम दूसरे दिन हर रोज पृथ्वी जी से मिलते हैं, हर तीसरे दिन। तो साथियों सभी प्रॉपर लेवल पे आपको भी पता है कि किसने की, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमें भी श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय आप लोगों को ही जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ा काम है ना, जो युवा साथी रोज जा जाके 10-10 साथी खड़े होते हैं, डॉक्टर पृथ्वी जी के पास खड़े होते हैं, सुरेश नवल जी के पास खड़े होते हैं, एनएचएम में खड़े होते हैं, और साथ में
जो है चाहे सीएमओ लेवल पे जाना पड़े उनको, चाहे सीएस लेवल पे जाना पड़े, सभी लेवल्स पे जाके या मंत्री जी के पास जाना पड़े, सभी जगह पे जाके खुद आप लोगों के भी प्रयास रहते हैं, हमारा ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं होता है साथियों। लेकिन जो है श्रेय लेने की जो दुकानें है ना, जो जिनको अधिकारी कुछ समझते भी नहीं है, अधिकारी उनको फर्जी मानते हैं बिल्कुल, ऐसे लोगों को आप ले जाके उनकी जबरदस्ती उनका सम्मान करवाते हो, उनकी जबरदस्ती में इज्जत बढ़ाते हो, जिनसे बीएसटीसी आज तक पास नहीं हुई। तो साथियों आप लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से अगर मेहनत करते रहेंगे, खूब भर्तियां आएंगी। आप लोगों का सभी का आशीर्वाद है, जो भागदौड़ कर रहे हैं सभी लोग, और मजबूती से इन भर्तियों का सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो साथियों अभी जो विज्ञप्तियां जारी हुई, 10 विज्ञप्तियां जारी हुई है, और वो केवल चिकित्सा विभाग में जारी हुई है। अब मैं उस लाइन वाइज सभी भर्तियों के बारे में बता देता हूं। एमओ की बता देता हूं, मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर साथियों, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, और उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और साथियों हॉस्पिटल केयर टेकर। ये 10 विज्ञप्तियां एक साथ में इस 1.5 से 2 महीने में जारी हुई, जिसमें अपन लोगों ने कई तो नए कैडर बनवाए साथियों। जैसे हॉस्पिटल केयर टेकर का किसी को पता तक नहीं था, एकमात्र मैं ही पोस्ट डालता आया हूं, 56 पोस्ट आएंगी, और ये आज से ये मान लो 5 से 6 महीने पहले मैंने डाल दी थी, 1 साल पहले डाल दी थी ये सारी चीजें। लेकिन साथियों आप लोगों के लिए इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल केयर टेकर का भी नया कैडर बना था, और अभी इसी तरह से कुछ पैरामेडिकल के साथी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कैडर निर्माण के लिए। तो साथियों कैबिनेट में जो है अप्रूवल के लिए फाइल भेजी जानी थी, लेकिन एक कैडर में थोड़ी सी जो उसके कार्य थे उनमें कमी रह गई थी। कैडर के लिए जाने से पहले उस पर पूरा रिसर्च होता है, तो उस रिसर्च में छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, मिस्टेक बताई गई थी, उस पर छोटा सा ऑब्जेक्शन आ गया था, वो भी अब क्लियर हो गया है। जल्द से जल्द वो कैडर बनते ही उन पर विज्ञप्तियां मैं जारी कराऊंगा, जल्द से जल्द पदों पर भर्तियां कराऊंगा। उनमें है बीबीटी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, और साथियों कैथ लैब, काफी कैडर्स हैं, जिनमें साथ में जो है नेत्र सहायक की भी 83 के करीब पद तो संगठन लगभग वो मिल गई थी स्वीकृति। लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उनके पद उसमें नहीं जोड़े गए थे, तो उनमें भी अपन जल्द से जल्द क्या है जो करेंगे, जल्द से जल्द भर्तियां निकलवाएंगे। साथियों सबसे बड़ी बात, 2015-16 में अपन ने मेडिकल कॉलेजेस लाने के लिए जो एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया था, कि भी अपन ने बताया था उस वक्त, मांगे रखी थी कि भी मेडिकल कॉलेजेस अगर खुलती हैं पूरे इंडिया में सभी जिला स्तर पे, तो उच्च स्तर के अस्पताल भी खुलेंगे। क्योंकि जब बाहर से लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, 40-40 लाख रुपए में एमबीबीएस करके आते, तो राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं खुल सकती मेडिकल कॉलेज। तो राष्ट्रीय स्तर का वो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, और उसी के आधार पे हमने ये जो गाइडेंस जेपी नड्डा जी को उस टाइम हम लोगों ने दी थी, क्योंकि जेपी नड्डा जी उस वक्त चिकित्सा मंत्री थे, उसी वक्त के दौरान हम लोग सीएचओ वर्ड लेके आए थे पूरे इंडिया लेवल पे। और जो क्योंकि दवा लिखने के अधिकार के लिए भी हमारे आंदोलन था, और जो मेडिकल कॉलेज थी उसके लिए जो है उस टाइम हॉस्पिटल 430 बेड का हॉस्पिटल एसेंशियल था। तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज खोलनी थी, तो उसमें हॉस्पिटल भी 430 बेड के हॉस्पिटल खोलना एसेंशियल है, आप सभी को पता है मान्यता के लिए। तो उसके हिसाब से फिर उस हॉस्पिटल में भी स्टाफ चाहिए, और मेडिकल कॉलेज में भी, और मेडिकल कॉलेज जहां खुलती है वहां नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये ऑटोमेटिक खुलने का इजी वे में काम हो जाता है। तो साथियों इस तरह से फिर ये हॉस्पिटल्स खोले गए, इन हॉस्पिटल्स के अंदर अब ये नई नई भर्तियां आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है हम ये करा देंगे वो करा देंगे भर्तियां, तो भर्तियां इसलिए आ रही हैं साथियों, ना कि किसी और वजह से। क्योंकि कर्मचारी नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ फर्जी पर्चियां काटना बंद करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हर महीने कर्मचारियों को छोटी मोटी पर्चियां काट लेते हैं, अपनी नेम प्लेट लगा लेते हैं बड़ी बड़ी कि प्रदेशाध्यक्ष ये वो। लेकिन सच्चाई है कि आप लोगों से आज तक अगर कुछ होता तो शायद संविदा पे को आप रोक पाते। संविदा पे 7-7 हजार में आज नर्सेज का शोषण नहीं हो रहा होता। आप संविदा पे भर्ती निकलने ही नहीं देते। अगर रियल में आप सच्चाई में अगर कर्मचारियों के लिए लड़ने वाले और सच्चे हितैषी होते, तो 7-7 हजार में राजस्थान में चिकित्सा विभाग में भर्तियां नहीं होने देते। बड़ी बड़ी बातें भले ही करवा लो आप लोगों से, हाँ जिस दिन काम हो जाता है उस दिन आपका अखबार में स्टेटमेंट और नाम जरूर आता है, क्योंकि आपके अखबार वालों से भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। तो इस तरह से ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी आपका भी इलाज होगा। अभी चिकित्सा विभाग में जो है ट्रेनिंग फंड का इश्यू को लेके हम लोगों ने जो आंदोलन किया था प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के खिलाफ, तो उस आंदोलन के पश्चात आपने नतीजे देख लिए होंगे। हमने फेडरेशन से हमारी अनबन हुई, फेडरेशन ने हमारे युवाओं को परेशान किया,
जितने भी साथी थे सीएचओ के, उनको परेशान किया और उसके बदले में आज उनको जो चीज मिली है वो देखने लायक हो गई है। क्योंकि फेडरेशन को हमने कहा था कि तुम लोग इतना गलत कर रहे हो बच्चों के साथ। हमें पता लगा जब हमारे सीएचओ वहां पढ़ने गए, ब्रिज कोर्स करने गए, तो पता लगा कि स्टूडेंट्स के साथ कितना गलत हो रहा है। तो उस स्टूडेंट्स ने सभी ने अपनी जो है आप बीती बताई कि हमसे 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इतना बड़ा मुहिम छेड़ी और उस मुहिम के तहत जो 50% सीटें फेडरेशन को दे रखी थी, प्राइवेट फेडरेशन को, उनकी दादागिरी चलती थी। पहले पैरामेडिकल काउंसिल में इस तरह से दादागिरी चलती थी, उसको बंद करवाया था। उसके बाद उसी के अनुरूप इस फैसले को हम लोग करवा के लाए। और हालांकि हमारे साथियों ने पीआईएल भी दर्ज कर रखी थी, जो सीनियर्स है उनने भी जो है पीआईएल जो है दर्ज कर रखी थी कोर्ट में, लेकिन हम लोगों ने भी साथ में पीआईएल लगा रखी थी साथियों। और जो है चाहे अदर साथी लोग हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से लीडरशिप करते हो या जो भी साथी लोग, उन सभी को बराबर ये है कि योगदान रहा है, हर जगह पे ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी को संघर्ष, चलो उन्होंने कुछ तो किया। अब और लोग तो ये कर्मचारी संघ वाले तो कुछ करते ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए या अदर फील्ड में जो शोषण हो रहा है उसके लिए, तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो साथियों, जितने भी जो है फेडरेशन का जो है पूरा खेल खत्म हो चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। और अब से सबसे बड़ी बात, ये जो खेल खत्म इसी तरह से नहीं हुआ है, इसमें हमने नीट में बीएससी नर्सिंग और इनके जो एडमिशन है नीट के थ्रू करवाने की भी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी को 3 महीने पहले हमने रखी थी कि भाई नीट के अंडर में जाना चाहिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पोस्ट बेसिक सभी का जो रैंकिंग है, जो टॉप रैंकर्स हैं उनको एमबीबीएस मिल गई, फिर बीडीएस मिल गई, फिर इसी तरह से रैंकिंग के हिसाब से नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और इनके भी एडमिशन होने चाहिए नीट के थ्रू। तो हम लोग ये चाहते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिक वैसे भी ये खत्म हम वैसे ही करवा देते। फेडरेशन वाला हुआ है भाई, इस तरीके से गवर्नमेंट ने फैसला लिया और गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब वैसे ही ये खत्म होना है, क्योंकि नीट के थ्रू हम लोग करवाना चाह रहे हैं इसको, तो वैसे ही खत्म होने हैं, तो क्यों ना अपन इसका श्रेय ले लें। अब सरकार ने श्रेय लेने के हिसाब से फेडरेशन का काम कर दिया, नहीं तो फेडरेशन वाले तो मंत्री विधायकों की कॉलेजेस हैं सारी की सारी, उनसे टक्कर ली हम लोगों ने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, बड़ी जीत हुई है और जो ये गलत हो रहा है इसके खिलाफ बड़ी मुहिम और चलाई जाएगी। क्योंकि इसमें जितने भी स्टाफ है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के जो ट्यूटर्स लगे हुए हैं, चाहे एमएससी नर्सिंग के जो नर्सिंग ट्यूटर या प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस में लगे हुए हैं, उन सबका भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होने चाहिए। उनका पेरेंटल हॉस्पिटल वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। सारे के सारे ऑनलाइन कराएंगे, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, सारे कॉलेज जिन इनके ऑनलाइन होना चाहिए। जिससे क्या है, बस 1-2-4 टीचर पढ़ा रहे हैं उन कॉलेज में, बाकी के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगा रखे हैं और ऐसे ही धड़ल्ले से कॉलेजेस चल रही हैं 2-2 कमरों में। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का, इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत डाउन हो रही है। इसको हम सही करवा कर ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी। तो साथियों, आप लोगों को साथ बनाए रखना पड़ेगा। ऑनलाइन होगा पूरा स्टाफ का, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सैलरियां भी इनको अच्छी से देनी पड़ेगी और स्टाफ भी इनको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे रोजगार मिलेगा मेरे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले साथियों को भी। तो साथियों, ऐसे ही पैरामेडिकल वाले में और फार्मेसी कॉलेजेस में, सभी के अंदर डेंटल कॉलेज में, सभी में स्टाफ इनको रखना पड़ेगा। चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको भी ऑनलाइन हॉस्पिटल और ऑनलाइन स्टाफ करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मांग रखी है साथियों, ये दूसरी मांग थी। लेकिन अब साथियों, मैं आपको नियम संशोधन का मैंने बता दिया कि ओबीसी वाला हमारी जीत हो गई कल रात को। साथ में ये फेडरेशन वाला जो है, इनके एडमिशन सब 50% की बजाय 100 के 100% गवर्नमेंट खुद लेगी। ये दूसरा हमारा काम हुआ है कल, बहुत बड़ा काम हुआ है साथियों। तीसरा जो है, जितना भी जो नियम संशोधन के हिसाब से लिखित परीक्षा का जो मुख्य मुद्दा है वो अब रखा जाएगा। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे। और क्यों होनी चाहिए लिखित परीक्षा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल रहा हूं साथियों, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि लिखित परीक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो ये संविदा का तो ढर्रा चल रहा है ना। 7-7 हजार पे मेरे अपने बड़े भाइयों को शोषण किया पहले 3-3 साल, 2-2 साल, और फिर अब उनको परमानेंट का झांसा दे रही है सरकार कि हम लोग ये कर देंगे। ये ढर्रा तभी बंद होगा जब ये लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां शुरू होंगी। तो कोई भी फिर बोनस के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि बोनस मिलने बंद हो जाएंगे बाद में, और लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी तो ऑटोमेटिक लोग फिर स्थायी भर्ती की मांग करने लग जाएंगे। संविदा पे कोई ज्वाइन करना भी पसंद नहीं करेगा। तो साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि साथ बनाए रखेंगे तो जल्द ही हम लोग सभी चीजों का समाधान करवाएंगे। अब साथियों, मैं आपको जो वर्तमान सभी भर्तियां चल रही हैं, उन सभी भर्तियों के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई, सबसे पहले एमओ की भर्ती के लिए मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के अंदर पद वृद्धि हुई है साथियों। 1500 से 1700 पदों तक कोई काम नहीं चलने वाला।
साथियों कम से कम इसमें 2600 से 2700 पद हम करवाकर छोड़ेंगे। इसमें जो अभी पद जुड़े हैं उसमें कुछ तो बैकलॉग के पद हैं और साथ में कुछ पेंडिंग और चल रही थी। एक फाइल पिछली भर्ती के बैकलॉग के हिसाब से भी कुछ पेंडिंग रह गए थे, वो भी जोड़े गए थे। लेकिन जो है नए पद स्वीकृत और हो रहे हैं, जल्द ही हम फाइल क्लियर करवा के ला रहे हैं, वो भी पद इसमें जुड़वाएंगे और इसको कम से कम 2,500 से 3,000 के बीच में पदों की भर्ती करवाएंगे। जैसे सीएचओ की 2310 से बढ़ाकर हमने 7810 की भर्ती करवाई थी, 5500 पद उसमें जुड़वाए थे और बड़ा आंदोलन हुआ था हमारा। दिल्ली तक हम कोरोना के टाइम में गए थे और बड़े स्तर पे हमने जीत हासिल की थी साथियों। उसके अलावा सेकंड नंबर पे सीएचओ की भर्ती, जो सेकंड विज्ञप्ति जो जारी हुई थी, 7 विज्ञप्तियों में से मैं फर्स्ट एमओ बता दी, 14 तारीख को एमओ की विज्ञप्ति जारी हुई थी। अब देख लो 1.5 महीने के अंदर अंदर 7 विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है। ये इसको कहते हैं असली आंदोलन और इसको कहते हैं असली विज्ञप्ति जारी करो अभियान। साथियों आपके आंखों के सामने सारी विज्ञप्तियां लाइन वाइज जारी हो रही है। चाहे श्रेय लेने कोई भी आ जाए, कह देगा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की मैंने कर दी, तो फिर हमारी विज्ञप्तियां जारी क्यों हो रही है, दूसरे विभाग की विज्ञप्तियां क्यों नहीं जारी हो रही, हमें तो ये बता दो ना। दूसरे विभाग में कोई कुछ क्यों नहीं हो रहा, सारे के सारे काम अटके पड़े हैं, किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही तो किसी का परिणाम घोषित नहीं हुआ, किसी की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही। 4-4 साल हो गए, 4 साल में एक भी भर्ती चिकित्सा विभाग के अलावा ढंग से पूरी नहीं हुई, ये सबको पता है साथियों, और सिर्फ थोथी घोषणाएं हो रही हैं। तो साथियों मैं बता दूं, इसके लिए मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री जी वास्तव में स्पीडली काम कर रहे हैं, लेकिन जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। लिखित परीक्षा से भर्तियां होना बहुत जरूरी है क्योंकि पारदर्शिता रहेगी। सबसे बड़ी बात, फर्जी डिग्री लाने वाले लोग हैं उन पर रोक लगेगी और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों पे भी रोक लगेगी। इस तरह से क्या है, योग्यता का पता चलेगा कि किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है। जो आदमी 35-40 नंबर नहीं ला सकता, 20 नंबर नहीं ला सकता, क्योंकि बोनस मिलने के बाद तो शायद 5-5, 10-10 नंबर ही लाने हैं, तो इतने नंबर भी नहीं ला सकता जो व्यक्ति, मेरे हिसाब से तो वो किसी योग्य है ही नहीं, नौकरी करने लायक ही नहीं है। वो कहते हैं, अगर कई लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों से अब परीक्षा नहीं दी जाएगी, अरे भैया लाने कितने हैं, 20-20 नंबर, 30-30 नंबर भी नहीं लाने तुम्हें, तो फिर कम से कम जो बाकी फ्रेशर्स की भर्तियां बच गई उसको तो कम से कम आप लोग फेयर तरीके से हो जाने दीजिए। तो इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, आप भी हमारे बड़े भाई हो, जबकि उल्टा ज्यादा इजी ये रहता आप लोगों के लिए, पर कोई नहीं, हम लोग न्यायालय में भी जा रहे हैं, लिखित परीक्षा से इन भर्तियों को करवाने का पूरा प्रयास है और 200% करवाने की हम लोग हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं, इस बार तो लिखित परीक्षा के लिए हमने पहले से सारी चीजें आदेशित करवाई थी, कार्मिक विभाग में भी फैसले करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो ये गेम खेला, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। हालांकि ये मंत्री लेवल पे और किस तरह से इन्होंने डिसीजन किया हमें नहीं पता, लेकिन लिखित परीक्षा का लगभग तय हो चुका था, इस बार सारी बातें तय हो चुकी थी और पहले से लिखित परीक्षा के लिए हमने आंदोलन कर रखे थे ताकि हम पहले नियम चेंज करवाएं और उसके बाद विज्ञप्तियां जारी हों। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह से किया, ये बड़ा विश्वासघात वाली बात थी साथियों। कई लोग कहते हैं कोचिंग वाले हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भैया पारदर्शिता और योग्यता जब आपकी औकात परीक्षा देने की किसी की नहीं हो और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करे कि भाई ये नहीं है, तो फर्जी लोगों को रोकने के लिए क्या आपको फर्ज नहीं बनता कि फ्रेशर भाई जो लगे कम से कम वो तो सही से लगे। ये बात नहीं होती है कि भाई कोचिंग में आज इतना सक्षम हूं अपनी फैमिली से, मेरे माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं किसान परिवार से हूं और मेरे दादाजी भी सरपंच लेवल के इंसान रहे, और साथ में हम लोगों की जमीन और सारा सिस्टम, हम लोग इतना तो है हमारे पास कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरी एजुकेशन इतनी बढ़िया है और ऊपर से सबसे बड़ी बात, तो हम लोगों का ओवन बिजनेस भी है छोटा मोटा, तो उस हिसाब से हम लोग इतने सक्षम है कि हमें जरूरत नहीं है, हम 2 मिनट में कोचिंग खोल सकते हैं और मेरे इतने फॉलोवर्स हैं कि मैं चाहूं तो शायद अच्छे से अच्छी कोचिंग चला सकता हूं। लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना बेमतलब का, किसी को मैंने आज तक चिकित्सा विभाग को बिजनेस नहीं बनने दिया कभी भी, और मैं उसके खिलाफ हूं। मुझे पता है जिस दिन मैं इसमें बिजनेस में घुसूंगा उस दिन मैं कभी भी गलत और बुरी नीतियों के खिलाफ लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग फिर मुझे दबाना शुरू कर देंगे। साथियों मैं कभी भी नहीं दबूंगा, क्योंकि चाहता तो ट्रेनिंग फंड वाले इश्यू में मेरे को 108 कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेज, चाहती तो वो लोग फेडरेशन और हम लोगों को लालच दे सकती थी और देने की प्रयास भी किया होगा, आपको पता ही है इन चीजों का, लेकिन कभी नहीं झुका। इसी वजह से आज ट्रेनिंग फंड 50-50 हजार मेरे युवा साथियों के अकाउंट में आ रहा है। नहीं तो अगर मैं चाहता तो मैं भी जा सकता था उनके फेवर में, लेकिन नहीं गया। जब वही 2-5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन लोगों से हम लोग ही नहीं बिके किसी हाल में, तो फिर आप लोग जो ब्लेम करने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या औकात है किसी की जो भरत बेनीवाल को खरीद ले। मैं साथियों आप लोगों से इतना और कहना चाहता हूं कि सोच समझ के कमेंट कर लिया करो। कोई जो ये कमेंट करते हैं, हम लोगों एक की लिस्ट बना के हम लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करे और ढूंढ के इलाज बिठाना भी हम जानते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं तुम संविदा पे कहां नौकरियां कर रहे हो और दिला देंगे बोनस अंक 1-2 को ढंग से। जो ये बोनस अंक वाले नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनको बोनस अंक भी दिला देंगे 1-2 को ढंग से। तो साथियों
साफ सीधी बात है, इलाज करना हम ढंग से जानते हैं। ये नहीं है कि आप 150-200 आदमी आंदोलन कर रहे हो, 2-5 आदमी कई बार जाते हो और उनको घेराव करने लग जाते हो, मंत्री का घेराव कर लेते हो। आप मंत्री के एक दिन घेराव करने लग गए, क्या मंत्री को आप लोग कमजोर समझते हो? ये बात नहीं होती है। वो लोग आपके फील्ड के लोग हैं, हम लोग, इसलिए हम आपको भाई मानते हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपनी पे आ जाते हैं तो फिर थोड़ी ठीक वाली बात नहीं है। इसलिए सभी आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। कभी भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती किसी को। जो जीतेगा वो अपने हिसाब से कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब साथियों, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम भी यह चाहते हैं कि आप लोग परमानेंट हो। हम नियमितीकरण के लिए, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी सैलरी बढ़वाने के लिए। और बढ़ी है नर्सिंग ऑफिसर्स की 18,200 इसमें संविदा वाले इसमें हुई है, सैलरी बढ़ने का सिस्टम हुआ है, इसमें अभी स्क्रीनिंग भी होगी। और चाहे सभी जो एनएचएम के जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी को परमानेंट करने के लिए लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन उसमें संशोधन करवाने हैं काफी कुछ, उसके लिए एक बार के लिए स्क्रीनिंग रुकवा भी लिया हमने, क्योंकि उसमें काफी जो पेमेंट का है वो संशोधन कराने हैं। प्लस कुछ कैडर्स है उनको, हाई कैडर्स को लो पे ले आए, लो कैडर्स को थोड़ा सा आगे लाए। तो लो कैडर्स को आगे लाए वो अच्छी बात है, लेकिन उच्च कैडर्स को लो पे लाए वो बड़ा दुर्भाग्य है। उनका संशोधन करवाएंगे। साथ में जैसे सीएचओ का है तो सीएचओ के अंदर भी उसमें सैलरी हाई और अच्छी करवाएंगे, हम जल्दी संशोधन करवाएंगे, जिससे नियमितीकरण का चलो एक रास्ता तो उनका साफ हो चुका है पूरी तरह से। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022, सर्विस रूल 2022 में जो लिया गया उनको वो बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन साथियों अब जल्दी समाधान करवाएंगे। इसके बाद जो है उनका नियमितीकरण की अलग से स्थायी पोस्ट पे नियमितीकरण के लिए अभियान जारी है और उसको हम मरते दम तक लड़ेंगे और 100% नियमित करवा के छोड़ेंगे। कम से कम चलो नियमितीकरण की सीएचओ की बात तो चली, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनको 18,900 में डाल के छोड़ दे। ये तो किसी की भी हिम्मत नहीं है राजस्थान में, और हम बता देंगे कि क्या चीज है अगर सरकार हम लोगों के साथ इस तरह का करने का प्रयास करती है तो साथियों यूनियन का काम भी कंप्लीट हो गया है लगभग उसका। तो साथियों अब है ना धीरे धीरे सभी जगह पे जिलों में मेरी बातें हो रही हैं, हर जिले में धीरे धीरे जिलाध्यक्ष और सभी का छोटे मोटे चुनाव भी ब्लॉक स्तर से लेके सब लोग स्टार्ट कर दिया है। और जल्दी आप लोगों से लिस्ट क्या है हम लोग एक साथ वायरल करना चाह रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 12 से 13 डिस्ट्रिक्टों का काम कंप्लीट हो गया है और धीरे धीरे पूरे सभी डिस्ट्रिक्टों का पूरे ब्लॉक स्तर से लेके पूरी की पूरी चीजों की घोषणा और पदाधिकारी सम्मेलन लगभग 1 जनवरी का हमारे करने का पूरा प्लान हो चुका है। तो आप लोग चिंतित नहीं हो, जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। सीएचओ की जो अभी वर्तमान भर्ती है साथियों, उस सीएचओ की वर्तमान भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं कि जो है फॉर्म की जो है डेट बढ़ाने के लिए जरूर हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अभी जो साइट ढंग से चल रही थी उन्होंने चेक करवाया कि साइट में अभी कोई ज्यादा विशेष प्रॉब्लम आ नहीं रही, और जिन लोगों ने मेरे को फोन किए थे उन सबके फॉर्म भरे गए। तो उसके बाद हम लोगों ने भी ज्यादा वो नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी डेट 1-2 दिन एक्सटेंड करवाने, 2-3 दिन एक्सटेंड करवाने का कर देंगे। लेकिन अभी तक देख लेते हैं, तो हमने मांग भी रखी है 2-3 दिन, अगर वो बढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है। साथियों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें करेक्शन के लिए भी हो सकता है थोड़ा टाइम मिलेगा, मैंने दिया है कि भी करेक्शन भी कुछ बच्चों के रह गए तो करेक्शन के लिए भी समय दिया जाएगा। तो साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीएचओ का पेपर होगा, ये आपके लिए खुशखबरी है, हमारी मांग मान ली गई है और 100% दोनों भाषाओं में पेपर दिया जाएगा। ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। मैंने 2 सप्ताह से लगातार इसी काम में लगा हुआ था साथियों, और साथ में सीएचओ के अंदर पद वृद्धि भी बहुत जल्द हम लोग कराएंगे। कम से कम नहीं करते 5,000 पद पूरे करवाकर हम इसमें छोड़ेंगे साथियों। आप लोगों का साथ बना रहा तो मैं हो सकता है और भी ज्यादा बढ़वा दूं, क्योंकि मुझे पता है अगली भर्ती कराने में अभी 2 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम 6 से 7,000 भर्तियां तो ये कम से कम मैं करवा के छोड़ू। जैसे पिछली बार 2310 भर्तियां थी और 5500 और जुड़वाया था, तो 5500 लोगों को और रोजगार मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है साथियों। इसके बाद जो साथियों मैं बता दूं, जो बेमतलब की बातें नहीं है, आपको पता है कि जो युवा सत्याग्रह आंदोलन में जितना बड़ा मांग पत्र बनाया गया था उसमें 70 से 80% मांगे पूरी हो गई, 80 से भी ऊपर हो चुकी है, आप सभी को पता है। और जो सीएमओ में वार्ता हो, 3 दौर हो गए वार्ताओं के, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है, सभी चीजों में हर एक इश्यू पे हम जा जाके खुद मॉनिटरिंग कर करके और जा जाके उसको सोल्व करवा रहे हैं साथियों। आप लोग चिंता ना करें, जल्दी आप लोगों को हर चीज में हम खुशखबरी लेके आएंगे। आखिरी दो एक मुद्दे और बचे, जैसे लिखित परीक्षा वाला और संविदा कर्मी भाइयों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के अंडर में लेते हुए इनको जो पे ग्रेड का और सारा सिस्टम था वो जो संशोधन करवाना है, वो स्पेशली 2 एक इश्यू, एक कैडर निर्माण का जो इश्यू है वो सॉल्यूशन होने ही वाला है 1-2 वीक में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो है यात्रा भी आ गई, तो यात्रा आने की वजह से सारे मंत्री वहां बिजी हैं और चिकित्सा मंत्री वहां बिजी हैं। तो कैबिनेट में अप्रूवल अभी होना था, लेकिन उनका कैडर वाला जो है अप्रूवल वो भी जल्द ही अब करवा के, जैसे ही सीएम साहब को
समय मिलेगा, 1-2 वीक में 100% उनका जैसे ही कैडर निर्माण होके और अप्रूवल करवा लेंगे, आप लोग चिंता मत करिए साथियों। लेकिन इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर और जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसके लिए जो लिखित परीक्षा का मैंने आपको बता दिया इशू जो है, और जो एएनएम, एलटी, आरटी, ये सभी एआरजी भर्ती यानी लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती, इन सभी में पद तो बढ़वाने का बात है ही है, साथ में इसको लिखित परीक्षा से कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पद तभी बढ़वाएंगे जब लिखित परीक्षा से ये भर्तियां होंगी, अन्यथा इसमें पद वृद्धि नहीं करवाई जाएगी साथियों। हम लोग इसको रोकने का भी काम करेंगे, कि रोकने का काम इस तरह से नहीं करेंगे, पद बढ़ा दीजिए, बढ़ाना है सरकार को पद बढ़ा दीजिए, लेकिन कुछ पद तो कम से कम फ्रेशर्स को भी दीजिए। एक तरफ आप ये मेरिट से भर्ती कराना चाहते हैं, मेरिट से करा दीजिए, लेकिन एक भर्ती तो पूरी की पूरी, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, इन सब के लिए, चाहे एएनएम हो, इनके लिए लिखित परीक्षा से भी एक भर्ती हमें चाहिए हर हाल में, और वो लेकर हम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सरकार से, क्योंकि सारी की सारी भर्तियां हमारे आंदोलन से निकली है। और आज आप उनको मेरिट से करके और मतलब इस तरह से नहीं कर सकते आप, ये बहुत गलत है। ये पहले भी हमने, पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था, और आपने ये कहा था कि आखिरी भर्ती, इसके बाद भर्ती नहीं होगी मेरिट आधार पे। सरकार ने हमें विश्वास दिलाया था, और कांग्रेस जो है, इन्होंने जाते जाते अपने खुद बकायदा खुद के एजेंडे में इस चीज को रखा था। हमने पहले एजेंडा डलवाया था कि आप लोग अगली सरकार में हमारी मांग को पूरा रखेंगे। जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज 2018 में हुआ था, उस वक्त 2018 में बड़ी रैलियां हुई थी, तो कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में भूमिका निभाते हुए सचिन पायलट साहब और जो है अशोक गहलोत जी, दोनों ने बयान दिया था कि लाठीचार्ज करना गलत है, हम कराएंगे लिखित परीक्षा। ये बात आप लोगों ने आश्वासन दिया था, और आज आप लोग अपनी बात से वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी गलत बात है। और संविदा कर्मी भाइयों को परमानेंट करना, तो आप डायरेक्ट संविदा कैडर से कर ही रहे थे, क्यों नहीं किया आपने सही तरीके से? उस कैडर को आप सही से, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 है जो सर्विस रूल्स है, उनको क्यों नहीं आपने सही से बनाया? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो राजस्थान सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए, लिखित परीक्षा से भर्तियां कराते हुए, चाहे एक भर्ती का पूरा पैनल एक और तैयार कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे भाइयों को भी परमानेंट कर दो, लेकिन हमारे इन साथियों के लिए लिखित परीक्षा से भी भर्ती आनी चाहिए। और संविदा पे एक भी भर्ती आएगी, अब हम लोग उस पर टूट के पड़ेंगे। जो भविष्य में कोई भी संविदा पे भर्ती आती है, भरत बेनीवाल कूदेगा उस आंदोलन में, और सरेआम आएगा और उसको भर्ती को बंद करवा के जाएगा, संविदा पे कोई भी भर्ती होती है तो। क्योंकि संविदा की भर्ती ही सबसे बड़े शोषण की जड़ है। 7,900 का जो सिस्टम है वो तो हमने खत्म करवा लिया साथियों। अब सारी भर्तियां जितनी भी आ रही हैं, उनके अंदर 26,500 पे ग्रेड ही होगी। ये नर्सेज के लिए, चाहे फार्मासिस्ट है तो उनके 22 से 25,000 के बीच में सैलरी होगी, चाहे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके 18 से 20,000 सैलरी होगी, 20,000 तक 22,000 तक सैलरी होगी। ये हम लोगों ने कम से कम लोवेस्ट मांग रख रखी थी, और उस पर हमारी सहमति भी बनी थी। वो चाहे मेडिकल एजुकेशन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उनसे सभी से पूरी बातें होके और उसकी बात सहमति बनी थी। और उसी के तर्ज पे अब जो जितनी मेडिकल कॉलेज की अगर भर्ती आती है, एक सम्मानजनक पेमेंट मिलना भी बहुत जरूरी है। वो सम्मानजनक पेमेंट ये लोग देने की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए जरूर हमारी सहमति बनी थी, और पॉजिटिव भी रहा हमारा फैसला। काफी हद तक हमने मेडिकल फील्ड को सुधारने के बहुत प्रयास किए हैं साथियों। लेकिन ये अंतिम जो है लिखित परीक्षा का मामला है, आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे जितना भी भागना पड़े, जितना भी दौड़ना पड़े, न्यायालय में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाऊंगा, हर जगह पे जाके लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन भी करूंगा साथियों। इसके अलावा जो आपको पता है, ये सारी भर्तियों के बारे में मैंने बता दिया है। सारी की सारी भर्तियों में खूब तो बोनस अंक लेने वाले आ रहे हैं, मैं बता दूं, क्योंकि कोर्ट से भी बहुत लोगों ने लगा दिया है, और कई लोगों को यह लग रहा है कि बोनस अंक बहुत कम लोगों को मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एएनएम वाले जो साथी लोग हैं, उन लोगों को, बहनों को, इनको ये लग रहा है कि भी बहुत कम बोनस अंकधारी आएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा कितने आते हैं। एक तो एनएचएम वाले साथी है, एनएचएम वाले साथी एग्जाम देकर आए हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को ये लग रहा है कि भी वो उन लोगों का ही नंबर आ रहा है। साथियों, आपके अलावा दिखा देता हूं मैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड वाले साथी लोग हैं, उसके बाद जो एजेंसी से जितने भी आए हुए लोग हैं, उनको भी इसमें प्रेफर किया जा रहा है बोनस अंक। वेंडर्स, नॉन वेंडर्स, सभी को इसमें एक तरीके से दे दिया गया बोनस अंक, आप सभी ने देख लिया होगा। और साथियों, जितने सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो कितने भी पीपीपी मोड पे कितनी पीएचसी सीएचसी, आपको पता है 37 पीएचसी सीएचसी थी साथियों, सबको बोनस अंक मिल रहा है। और आप देख लीजिएगा, आपको ये लग रहा होगा कि हम बहुत इजीली इसमें सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन बाद में खुद आप स्वयं कहोगे कि भी वास्तव में उस टाइम गलती हुई, जबकि बहुत साथियों के साथ बड़ा विश्वासघात इसमें होने की संभावना हो चुकी है। जो बाहर से डिग्रियां बनवाने वाली थी यूनिवर्सिटियां, उनको भी काफी हद तक वैलिडनेस मिलने वाली है, एंड पे आ गया है। 419 जो हमने फर्जी बाहर करवाई थी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर वाले, उनको भी लगभग जाए कोर्ट में, देखो बहुत उनके पॉजिटिव में
बातें रखी गई हैं, आपने देख ली होंगी सारी की सारी। और पहले वालों पे उल्टा तलवार लटकनी शुरू हो गई है, जो ज्वाइनिंग हुई है उन पे तलवार लटकनी शुरू होने के चांसेस हो गए हैं साथियों। बहुत बड़े इशू में फंसने वाली हैं भर्तियां इसी तरीके से अगर चलती रही। और शायद मुझे नहीं लगता 1100-1200 क्या 4 से 5-5 हजार भी भर्तियां हो जाए ना नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की, तो भी उनका शायद मेरे हिसाब से तो रियल में जिनका नंबर आना चाहिए, जो वास्तव में चाहते हैं, जैसे एनएचएम वाले भाई या कुछ यूटीबी वाले भाई, यूटीबी पे भी बहुत सारे साथी लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे वाले साथियों का नंबर आने में बहुत जोर आने वाला है साथियों। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लोगों के उसमें हिसाब से अगर वो आ जाएगा तो वो गलत होगा साथियों। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं साथियों, मैं 1% भी किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा चिकित्सा विभाग में एक एक भाई और बहन है मेरे, सभी के लिए मैं रात दिन प्रयास करता हूं। मैं इस फील्ड को बदलना चाहता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, उसमें आप लोग साथ दीजिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा साथियों, जो हॉस्पिटल केयर टेकर की हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हो, तीनों भर्तियों की जो है लगभग जो है हॉस्पिटल केयर टेकर की भी एक बार मेरिट से कराने की बात हो गई, लेकिन वापस से इसको लिखित परीक्षा पे हम ले आए हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी लिखित परीक्षा से भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है, और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी रिटर्न एग्जाम से है। तो सारी की सारी भर्तियां हैं जो इसमें पूरी की पूरी रिटर्न एग्जाम से होंगी। और पैरामेडिकल के जो अभी कैडर बन के आए उनकी भी नई विज्ञप्तियां जल्द जारी होंगी, जिसके अंदर पदों की संख्या मैं आपको अलग से एक वीडियो डालकर बता दूंगा साथियों। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पेंडिंग रह गई, जो भर्तियां जो लंबित पड़ी है, जैसे एलटीआरटी की, वो पिछली अभी तक वो लोग भाई लोग परेशान होते फिर रहे हैं, जो वंचित रह गए आरयूएचएस और आरपीएमसी के साथी। सीएचओ के अंदर जो पेंडिंग रह गया, वेटिंग वाले धर्मेंद्र भाई लगातार बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, और दूसरे भाई हैं जो साथी लोग उनके साथ संघर्ष करते रहते हैं। वो सभी साथियों के मैं संघर्ष को भी सल्यूट करता हूं कि वो लोग लगातार अब तक प्रयास कर रहे हैं। और सेकंड वेटिंग सीएचओ के हम निकलवाने को हो रहे हैं, काफी हद तक हम नजदीक है सीएचओ वेटिंग के, लेकिन वेट वो ही दिक्कत आ रही है कि बड़ी सूची हम लोग जारी करवाना चाह रहे थे कि भाई काफी पद उसमें खाली हैं, तो वो एम्स के जो बाद में छोड़ के गए उनके ऊपर और पहले वालों के हिसाब से वो इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। तो वैसे तो 250 के करीब पद है, 200-225, 250, तो वो तो लगभग सरकार कभी भी निकालने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अड़े हुए 500 के करीब जो पद है, 500-550 उनके हिसाब से। और शायद पहली ऐसी भर्ती होगी जिसकी सेकंड वेटिंग आने की तैयारी होगी राजस्थान में, नहीं तो और इतनी जल्दी और इतनी स्पीडली साथियों। पहले वाले जो सीएचओ वेटिंग के साथी लोग थे उनके ज्वाइनिंग के लिए भी लिंक 1-2 दिन में आने की संभावना है, लेकिन लिंक तब आए जब एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मंत्री जी अभी उसमें यात्रा में गए हुए, और मंत्री जी के आते ही पीडी साहब ने जो है, उन्होंने चतुर्वेदी जी ने साफ साफ कहा है कि मैं पहले दिन जाके, जिस दिन मंत्री जाएंगे उसी दिन ले जाके फाइल और अप्रूव करवा लाऊंगा, और इनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे, चॉइस मांगने का काम करेंगे, या फिर किस तरह से उन्होंने 2 स्तर पे डिसीजन किए हैं, या तो चॉइस मांगेंगे या फिर डायरेक्ट आप लोगों को जो है एचडब्ल्यूसी आवंटित करने की भी बात चल रही है साथियों। ये एक बड़ी बात सूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि एचडब्ल्यूसी डायरेक्ट देने की भी बात चल रही है। अब वो देखते हैं कि भी आप लोगों के आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस के आधार पे आप लोगों को देने की बात होती है, या किस तरह से होती है, क्योंकि आपकी रैंकिंग थोड़ी लेट रही है, तो हो सकता है आपको इधर उधर फेंकने का भी ये प्रयास करेंगे। तो पहले ही अपने विधायकों से इन सबसे डिजाइन लिखवानी शुरू कर दें और अपनी ज्वाइनिंग का हिसाब किताब देखना शुरू कर दें। कहीं आप लोग यूं चाहो कि ज्वाइनिंग मिल जाए कल की तारीख में और फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाए। साथ में जो इश्यूज है, जैसे वेटिंग का मैंने आपको बताया, सेकंड वेटिंग का, और स्पोर्ट्स सूची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों, स्पोर्ट्स सूची इस राजस्थान में चिकित्सा विभाग की 3-3 साल बाद ही आई है, आज तक 2-2 3-3 साल बाद। 2018 की भी अब जारी हुई है साथियों नर्सिंग भर्ती की, तो वो हालात जो है उनको सुधारना है। उसकी भी स्पोर्ट्स सूची की चतुर्वेदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हमें वैलिड लोग ही नहीं मिल रहे, जो कभी कहते हैं नए नियमों से कराएंगे, कभी कहते हैं पुराने नियमों से। पुराने नियमों के हिसाब से तो इन्होंने सूची भी तैयार कर ली थी, उन्होंने कहा था हम 2 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन अब तक भी पेंडिंग चल रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, इसकी स्थिति क्लियर अब तक भी नहीं हो पा रही स्पोर्ट्स की, और 1-2 दिन में हम पूरी स्थिति क्लियर करते हुए आप लोगों के पास स्पेशल तौर पर मैं वीडियो डालूंगा साथियों। इसके लिए मैं बहुत इस चीज को लेकर बहुत खुद शर्मिंदा भी हूं और परेशान भी हूं कि यार इन सभी साथियों की जल्द से जल्द सूची जारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत परेशान है ये काफी समय से, क्योंकि योग्य जो स्पोर्ट्सधारी होता है ना, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं, आपको पता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग खेल रहा हूं, तो साथियों ऐसे टाइम में जब इस वास्तव में योग्य व्यक्ति के साथ गलत होता है तो बड़ा दुर्भाग्य होता है साथियों, दुख होता है बहुत बड़ा। यूं मान लीजिए कि भाई हमें यूं लगता है कि हम रियल में देश के लिए खेलते हैं और इतना बड़ा नुकसान हम लोगों को होता है, हमारी कोई इज्जत नहीं करे तो बहुत दुख होता है साथियों। इसलिए मैंने स्पेशली चतुर्वेदी जी से बोला भी था और उन्होंने कहा भी है, विश्वास दिलाया कि भी हम लोग जल्द से जल्द इसका समाधान करके छोड़ेंगे, क्योंकि चतुर्वेदी जी अभी नए पीडी आए, बीच में पीडी गायब थे, कभी एमडी गायब हो गए, कितने तो
सेक्रेटरी चेंज हो गए, कि मंत्री 2 बार चेंज हो गया, बाकी सेक्रेटरी तो 6-7 बार चेंज हो गए, और पीडी, एनएचएम, एमडी हर एक 5-5-6-6 कभी कोई गायब कभी कोई गायब। उसके बावजूद भी हमने देखे कितना बड़ा, इतनी भर्तियां करवा ली, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में पहली बार इतने बड़े फेरबदल हुए, उसके बावजूद भी हमने सारे के सारे काम करवाए। तो साथियों, उसके अलावा जो नर्सिंग ट्यूटर्स बहुत परेशान चल रहे हैं, अभी एक डेंटल डॉक्टर्स बहुत परेशान चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आयुर्वेद डॉक्टर्स हो चाहे आयुर्वेद नर्सेज हो, वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं। आयुर्वेद डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए लिखित परीक्षा से भर्तियां आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम लोगों ने उस लड़ाई को मजबूती से रखा है। और सुभाष गर्ग जी ने विश्वास दिलाया कि हम फर्जीवाड़ा कतई नहीं होने देंगे, लिखित परीक्षा से ही भर्तियों को निकालेंगे। पर बोनस अंक वो देने की बात कह रहे हैं जो संविदा पे लगे हुए उन सभी को। तो जल्द ही भर्तियों का हम लोग निकलवाने का काम करेंगे। इस 1 से 1.5 महीने में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है जल्द से जल्द। जो पुराने जो कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं उनका निस्तारण करने के चक्कर में सारा का सारा ये जो मामला है वो अटका पड़ा है, और एजी साहब को उतारने की बात चल रही है ताकि जल्दी उसको निस्तारित किया जाए कोर्ट केस को, और जल्दी से जल्दी समाधान करके नई विज्ञप्तियां भी जारी करी जाए, और लिखित परीक्षा प्लस बोनस अंक के साथ वो भर्ती निकाली जाने की पूरी संभावनाएं हो गई है। साथियों, डेंटल डॉक्टर्स की जो है हम लोगों ने फाइल चलवाई है। 1-2 दिन में हम लोग अब वापस मीटिंग है हमारी डेंटल डॉक्टर्स के लिए, शायद कल विभाग में बैठक हो सकती है, तो उसमें बैठक होती है तो मैं जरूर जाऊंगा और जल्द ही उनका समाधान करवाऊंगा। क्योंकि कल एक बैठक और भी है, जो पैरामेडिकल वाले साथी लोग हैं जिनकी जो है ईयर बैग लगा दी गई है, जो 19-20 बैच है उसकी ईयर बैग लगा दी गई, तो उस 19-20 वाले बैच के लिए मैं कल मिलूंगा। और साथ में जो है लिखित परीक्षा वाले साथी लोग भी लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, तो उनसे भी 1-2 दिन में अभी मिलकर उनका समाधान के लिए भी हम लोग भागदौड़ करेंगे। लेकिन साथियों, कल कुछ बैठकें होनी है और सोमवार को भी कुछ बैठक है। अभी रेगुलर बैठक चलेंगी चिकित्सा विभाग के हिसाब से, और हमारे अलावा कोई बैठक अभी चल नहीं रही है। आपको पता है सारे के सारे यूं मान लीजिए मुद्दे हैं जो चिकित्सा विभाग के सोल्व किए जा रहे हैं। सीएमओ में भी हमारी वार्ता है वापिस से, तो उस सीएमओ में की वार्ता में भी इन मुद्दों को मैं रखूंगा। नर्सिंग ट्यूटर वाले जो साथी हैं उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनको ये लग रहा है कि भाई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं जो नर्सिंग के कॉलेजेस के, उनको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 26 नर्सिंग कॉलेजों के 16 नर्सिंग ट्यूटर्स की जो पोस्ट है वो सैंक्शन हो चुकी है। उनको सेक्शन करवाए हुए हमें 10 से 15 दिन हो गए हैं। हमने विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत रिक्त पदों की जो सूचना मंगवाई थी, उसके तहत जो है स्वीकृति टोटल मिला के 26x16 आप लोग कर लीजिएगा। यानी लगभग आप देख लीजिए जो भी है, लगभग 450 से 500 पद लगभग निकल के आ रहे हैं। और कुछ पद जो है जीएनएमटीसी और एएनएमटीसी के भी हम लोग इसमें जुड़वाने की सोच रहे हैं, और इसमें स्थायी भर्ती निकलवाने पे हमारी लड़ाई चल रही है, क्योंकि 1100 से 1200 पद टोटल बनते हैं और उनको हम लोग निकलवा कर छोड़ेंगे। डीपीसी में भी अगर देते हैं तो एक जो पहले भी डीपीसी है ही डीपीसीओ से पद भरे गए थे, तो डीपीसीओ में जितने पद दिए गए उनकी सूची तैयार करके और टोटल मिला के 50% पद, यानी कि शायद 200-250 पद और डीपीसी में जा सकते हैं। इसमें से बाकी सारे के सारे पद जो है वो रिटर्न एग्जाम से और स्थायी भर्ती के रूप में हम लोग करवाना चाह रहे हैं, जिसमें बोनस अंक दिए जाए। भाई जो भी ट्यूटर्स हैं, तो ट्यूटर्स तो संविदा पे गिने चुने हैं, लगभग 30-40 ट्यूटर्स हैं, साथ में कुछ पीएचएन है जो जिन्होंने एज ए ट्यूटर काम किया है, तो लगभग 100 मान लीजिए 100-110 पोस्ट है। बाकी उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनको जो नए फ्रेशर्स हैं, जो बीएससी नर्सिंग और जो एमएससी नर्सिंग हैं, उन सभी के लिए वो नई पोस्टें निकले, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और साथ ही जल्दी ही 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी हम लोग पोस्ट निकलवा कर लाएंगे। लेकिन कुछ लोग चिंतित है कि भी हमें एमएससी नर्सिंग वालों की परसों रात को एक सूची जारी कर दी गई, जिसमें जो नए नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो ट्यूटर्स हैं उनकी जो रिक्त पद थे उनके ऊपर उनको एक बार के लिए ज्वाइनिंग दी गई। तो साथियों, ये सिर्फ एक बार के लिए कार्य व्यवस्था पे और डेपुटेशन पे लगाया गया, आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये हमारी बात हो गई है, चिकित्सा शिक्षा के जो सेक्रेटरी उनसे भी बात हो गई, और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो बैरवाजी हो, घनश्याम बैरवाजी हो, जो कमिश्नर है, आयुक्त भी है, सभी लोगों से हमारी बात हुई है। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें साथियों, सभी का समाधान होगा और जल्द ही इन भर्तियों पे जल्द से जल्द इन भर्तियों का करते हुए रिक्त पदों की पूरी सूचनाएं भी मांग ली थी, सारे काम हो गए थे। अब इन पे विज्ञप्तियां जारी करवा के छोड़ेंगे।
कुछ पदों पे इनमें से संविदा पे भर्ती हो सकती है 100 से 150, वो हम होने नहीं देंगे। अब संविदा पे बहुत भर्तियां होगी। राजमेश क्या है, संविदा पे ही भर्तियां ज्यादा निकालता है और सारी कॉलेजेस राजमेश के अंडर में दी गई हैं, तो वो संविदा के ऊपर चलने में ज्यादा विश्वास रखता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यही हालत मेडिकल कॉलेजेस की है, वो भी राजमेश के अंडर में ही है, नर्सिंग कॉलेज तो है ही है साथ में। तो इन सभी को संविदा पे भर्ती कराने की कुछ ज्यादा चिंता रहती, तो वो होने नहीं देंगे। अब हम लिखित परीक्षा से स्थायी भर्तियां ही आगे करवा कर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बोनस अंक उनको जरूर दिया जाएगा जो संविदा पे लगातार कार्यरत है। वो तो देखिए सरकार का भी नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी, और हम भी ये चाहते हैं कि चलो पुराने लोग हैं तो उनको भी मौका मिले, कोई बड़ी बात नहीं। अब साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं साथियों, क्योंकि हर एक साथी तक ये जो है वीडियो पहुंचने आवश्यक है, क्योंकि उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती तो फिर वो आंदोलन को भी मजबूती नहीं दे पाते हैं। साथियों मैं अब आपको बता दूं सबसे मेन बात कि जो है डेंटल डॉक्टर्स के जो साथी है, जितने भी बीडीएस वाले साथी पास आउट, वो मेरे से कम मिलते हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मिलें, जिससे क्या है आप लोग मुद्दा और पुरजोर तरीके से क्या है 5-7 लोग 10 लोग 20 लोग आप लोग मिलते हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको एक यूनाइट पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जब जाके इसका समाधान होगा साथियों। बाकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की है, तो उसको कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको पता है कि 419 वाला मैटर और मजबूत हुआ है उधर वाली साइड से, तो अपन लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही उसका समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि भी कैसे भी करके जो है वंचित रह गए साथी उनको उनका अधिकार और हक दिलवाया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी प्रयोगशाला सहायक की एक सूची जल्द ही 10 से 12-15 दिन के अंदर अंदर हर हाल में जारी करने की इन्होंने आश्वासन दिया है आखिरी, तो देख लेते हैं कब तक कर देते हैं। ये 20 से पहले का आश्वासन है, वैसे कभी भी कल से लेके 20 तक कभी भी जारी हो सकती है, तो लास्ट और फाइनल टाइमिंग है, उसके बाद नहीं तो आंदोलन भी किया जाएगा साथियों इसको लेके। अब साथियों संविदा कर्मी के नियमितीकरण का भी मैंने बता दिया सभी को, और बाकी जो है ज्यादातर इश्यूज पे अपनी बात हो गई। अब सीएचओ के जो ट्रेनिंग फंड का इश्यू है वो मैं आपको बता दूं। ट्रेनिंग फंड में 1083 के करीब जो साथी है उनका ट्रेनिंग फंड जो है रिलीज किया गया था, लेकिन उसमें से काफी लोगों के अकाउंट वगैरह और सारी समस्याएं आई। 200 से 250 जो सीएचओ है उनका पेमेंट रुक गया है। इस बार बहुत ज्यादा सीएचओ का पेमेंट रुका है, जिसमें 3 तो कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें एक तो वीकेआई वाली शेखावाटी कॉलेज है, एक कॉलेज है जो कालवाड़ रोड पे कॉलेज है विनायक, उसका रुका है, और एक कॉलेज है जो यहाँ पे सीकर का कॉलेज है। 3 कॉलेज का पेमेंट अभी रुका है, जो पेंडिंग दिखा रहा है अभी, और जल्दी शायद 2-4 दिन के अंदर अंदर उन सभी का पूरी की पूरी 30 सीटें थी उनमें, तो उनका पेंडिंग जो बता रहा है वो भी जल्द से जल्द आएगा। और साथ में जो अदर बचे हुए हैं, जिनमें हर कॉलेज से किसी में 3 के रुक गए, किसी में 2 के, किसी में 1 के, किसी में 5 के, ऐसे मिला के 200 से 250 युवा साथियों का पेमेंट अभी अटका हुआ है, तो वो जल्दी आएगा। जैसे डीपी तिवाड़ी के भी 4-5 लोगों का अटक गया, ऐसे अलग अलग नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनके अटक गए हैं, तो वो भी जल्दी समाधान होगा, क्योंकि उनके किसी के पीएनबी के अकाउंट का चक्कर था, तो किसी के कॉलेजेस की जो अकाउंट नंबर है, जैसे ये 3 कॉलेज हैं, इनमें तो अकाउंट नंबर ही आधे से ज्यादा बच्चों के गलत मिले हैं, तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आधे से ज्यादा कॉलेज का जब गलत मिलता है तो वो लगभग पूरी कॉलेज का ये लोग रोक लेते हैं, और उसी हिसाब से पहले भी पिछली लिस्ट में भी रुकी थी 2 कॉलेजें, इसमें भी रुकी है 3 कॉलेजें। पिछली कॉलेज वालों का बाद में 2-4 दिन बाद आया था, 5-7 दिन बाद आया था, उसी तरीके से इनका भी अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर समाधान होने का पूरा संभावना है। और 42 नर्सिंग कॉलेजेस ऐसी हैं जिनका अभी पेंडेंसी दिखा रहा है, जिसमें कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी 8-10 कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके आधे या 40% लोगों का बचा हुआ है, तो किसी में पूरे के पूरे लोगों का बचा हुआ है। तो ऐसे कॉलेजेस की डिटेल्स नहीं आई थी, उसके फोन कर करके हमने इस 2 दिन में डिटेल्स भिजवाने का काम करवा लिया है। लगभग 1 या 2 कॉलेज और बची है, तो उनका भी अब हम निस्तारण करवा के छोड़ेंगे अंतिम। और जिन कॉलेजों ने इसमें गलत किया था, फर्जी साइन करवाए थे, उल्टे सीधे जबरदस्ती साइन करवाए थे, उनका भी अब नंबर लगने वाला है, तो उसके लिए हमने आरटीआई भी लगा ली, और पूरे तरीके से हम पुरजोर तरीके से इसको अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि साथियों समय का अभाव है। मेरी तबियत भी डाउन चल रही थी, मैं भागदौड़ बहुत ज्यादा कर रहा हूं, और उस भागदौड़ के चक्कर में खाना पीना सब अस्त व्यस्त रहता है साथियों। तो अब आप बीच में शादी आ गई, अभी खुद फैमिली में 3-3 शादियां थी, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी था साथियों अभी इस पिछले सप्ताह में, इसलिए मैं थोड़ा सा फोन कॉल्स भी रिसीव नहीं कर पाया था, और भागदौड़ इतनी ज्यादा थी। अब मैं आप लोगों के लिए निरंतर उसी तरह से कार्य करूंगा जैसे पहले करते थे। तो साथियों इसके बाद 2nd 15th कमीशन वाला इश्यू आ रहा था, जिसकी वजह से 9 डिस्ट्रिक्ट थे, जिनमें से कुछ डिस्ट्रिक्टों की तो अभी पेमेंट आना शुरू हो गया। 15th कमीशन का
जो है बजट आ गया है लगभग, तो धीरे धीरे अब डिस्ट्रिक्टों में भेजना शुरू कर दिया इन्होंने, और जल्द ही सभी की जो सैलरियां रुकी हुई थी, तो 3-3, 4-4 महीने की, 2-2 महीने की, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी सैलरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग चिंतित नहीं हो, इंसेंटिव के इशू के लिए दिल्ली तक जाया जाएगा, और जल्द ही इंसेंटिव का जो पहले का पेंडेंसी चल रही है, लगभग कई जगह पे तो पूरा मिला है, कुछ जगह पे काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा इंसेंटिव चाहिए। जो अभी तक जो आगे 1 तारीख से तो वैसे ही आपको पता है कि भी पूरा मिलना है, क्योंकि पहले से पूरा क्या मतलब जो है इंडिकेटर्स के हिसाब से चलेगा सारा काम, वो आपको ने आदेश देख लिया था, और उससे पहले का जो भी है उसमें कंप्लीट हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट पेमेंट मिले, क्योंकि चलो इंडिकेटर्स के हिसाब से नहीं तो दूसरे काम करवाए गए सीएचओ से, ये बड़ा दुर्भाग्य था। तो वो इतना काम करवाया, उसके बावजूद इन लोगों को पेमेंट नहीं देते, बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसके लिए बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, सरकार कान खोल के सुन ले, अगर सरकार जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं करती है तो। इसके बाद साथियों ट्रांसफर का इशू भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पीएच वाले साथी है उनका तो मैं ट्रांसफर हर हाल में करवा के छोड़ूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा, सीएम साहब से बात करूंगा कि जब फिजिकली हैंडीकैप्ड की ही आप मदद नहीं कर सकते तो आप काहे की सरकार चला रहे हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड को आपने 200, 500 किलोमीटर दूर फेंक रखा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मेरिट पीएच की वैसे ही कम रहती है, तो आप उस मेरिट के आधार पर क्या उनके साथ इतना बड़ा शोषण करेंगे, बड़ा दुर्भाग्य। तो सरकार इनको संज्ञान में लेते हुए, केवल झुंझुनू में 10 से 12 पीएच बेचारे वहां परेशान हो रहे हैं, तो उनको उनके क्षेत्र में जब एसडब्ल्यूसी सेंटर्स खाली हैं, आप देख लीजिए एसडब्ल्यूसी जो है 250 एसडब्ल्यूसी की तो कल लिस्ट आई, और 1400 से ऊपर एसडब्ल्यूसी अपग्रेड हुए और सारे ऑनलाइन हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, और उनकी सूची भी अभी जारी होगी, और साथियों जल्द से जल्द उनपे भी उनको ज्वाइनिंग देने का काम किया जाएगा। अब साथियों मैं आपको बता दूं, सीएचओ वेटिंग और ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया, जो वेटिंग वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग का जो है पूरा इशू मैंने अभी इसमें वीडियो में पहले बता दिया है। और साथियों इसके अलावा स्पोर्ट्स और वेटिंग के साथियों को भी मैंने जो पिछली भर्ती से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है। अब सबसे बड़ी मांग है नियमितीकरण की, और नियमितीकरण की सिर्फ और सिर्फ एक मांग चलेगी इसके बाद में, अब केवल और केवल नियमितीकरण, और 32,000 प्लस 8,000 का इशू, यानी कि 32,000 सैलरी और 8,000 इंसेंटिव का। मेरा तो कोशिश ये है कि 40,000 ही पूरी सैलरी करवाऊं, इंसेंटिव का नहीं करके भी। इंडिकेटर्स आप फिक्स कर दो, हम इंडिकेटर्स पूरे करेंगे, चलो कैसे भी करके करें, लेकिन 40,000 कंप्लीट करो आप, और फिर ऊपर से जो है संविदा कैडर्स और सर्विस रूल्स जो बनाए उसमें भी संशोधन आप लोग करवाने का काम इसमें करेंगे, और जल्द ही सभी का समाधान करवा के लाएंगे, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूनियन का काम अब आगे स्पीडली और बढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग साथ बनाए रखें, 100% ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीएचओ वाले साथी हैं, इनके लिए मैंने इतना रात दिन एक कर दी थी साथियों। तो आप लोग सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि लिखित परीक्षा आप लोगों को पता है बहुत जरूरी है। लिखित परीक्षा में आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई साथ नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा साथ दें जिससे इस आंदोलन को मजबूत किया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा साथी जो लिखित परीक्षा वाले हों, चाहे इन मुद्दों से जुड़े हुए हों, वो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर भेजें। अब हम लोग व्हाट्सएप पे पूरी तरह से सक्रिय होते हुए सभी के साथ मजबूती से जुड़ेंगे, और सभी से ज्यादा कम्युनिकेशन जो है नजदीकियां बढ़ाएंगे, जिससे क्या है इन आंदोलनों को मजबूत किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि भी सत्यमेव जयते, हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, करते हैं सत्यमेव जयते। तो पुलिस डिपार्टमेंट के आगे भी लगता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं, 30 से 40% लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत, लेकिन जो है 3600 पे ग्रेड की भी हमने उनके लिए मांग की, 8 महीने उनको जो है हर हाल में 8 घंटे पर डे के हिसाब से उनको टाइम रखा जाए, प्लस और भी बहुत सारी उनके भत्तों से रिलेटेड और सभी मांगे हमने रखी हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, जिससे आपके ही भाई बहन हैं ये सारे, कोई अलग नहीं है आपसे, आप ही के बीच से निकले हुए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सत्य की सही में जीत हो, इसके लिए आप लोग सत्यमेव जयते के लिए आप लोग भी हमारा साथ दें। और जितने भी युवा साथी ज्यादा से ज्यादा फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, सभी पे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और मजबूत होंगे तो आप भी मजबूत होंगे। और युवा की शक्ति सबसे मजबूत और आगे बढ़ने वाली होती है, आपको पता है देश को आगे बढ़ाने वाली होती है। तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथियों इस सिस्टम को, इस आगाज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।